जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग भाई पढ़ाई करने वाले हैं 11 से 15 मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चन। क्लास काफ़ी लंबी होने वाली है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया है? तो सबसे पहला सवाल पूछा गया है भाई, नमामि गंगे परियोजना। जो नमामि गंगे परियोजना है वह भारत सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया? तो नमामि गंगे परियोजना की दोस्तों बात करें तो भारत सरकार के द्वारा, हालांकि गंगा प्लान 1985 के आसपास ही शुरू किया गया है, लेकिन नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत 2014 में किया गया। अब इसका मेन मकसद क्या है? तो सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। तो गंगा को क्लीन करना है और गंगा के साथ साथ जितनी भी गंगा की सहायक नदी है उन सभी को भी नमामि गंगे परियोजना के तहत क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फैक्चुअल ज्यादा पूछा गया है। अगला सवाल दोस्तों है कि समुद्रयान कब भारत सरकार के द्वारा भेजा जाएगा? तो भारत सरकार का प्लान है कि समुद्रयान जो मिशन है इसको भाई कब भेजने का प्रावधान है? ठीक है, 2025 तक। अब ये क्या करेगा? तो समुद्र की जो मैक्सिमम गहराई है, आप लोगों को पहले भी मैं बताया हूं, समुद्र की जो मैक्सिमम गहराई है वो प्रशांत महासागर में है, जिसको मेरियाना गर्त के नाम से जानते हैं। आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसकी गहराई कितना है। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है। मैं आपको 11,000 तो बता दिया हूं, 11,000 कुछ मीटर है, मतलब 11 किलोमीटर प्लस है, तो वो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। तो तीसरा सवाल क्या आया है? हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में लगभग 115 द्वीप समूह हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, और इस 115 द्वीप समूह को मिलाकर के एक देश बनाया गया है, तो जिस देश का नाम क्या है? सेशेल्स। ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि यह जो सेशेल जो देश है यह कितने द्वीप समूह का ग्रुप है? तो 115 का। और ये मुख्य रूप से देखें तो ये किस ओशियन में स्थित है? तो हिंद महासागर में। हो सकता है भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि यह हिंद महासागर में अफ्रीका के किस क्षेत्र में स्थित है? तो अफ्रीका के पूर्व क्षेत्रों में मेडागास्कर के आसपास यदि देखा जाए तो संबंधित है, यह स्थित है। अब यहां से भाई मैं क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे भी देखिएगा अपने भारतीय सेना, ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहां पे भारत की सेना के साथ साथ 16 मित्र देश, जिसमें अपना भारत भी शामिल है। तो इस देश में, सेशेल्स नामक देश में, यहां पर एक नौसैनिक अभ्यास हुआ है, और उस नौसैनिक अभ्यास का नाम है कटलेस एक्सप्रेस 24। ध्यान रखिएगा, कटलेस एक्सप्रेस 24 मतलब 2024। कितने देशों के बीच हुआ? 16 देशों के बीच भारतीय नौसैनिक। कहां पे हुआ? हिंद महासागर में। किस देश में हुआ? सेशेल्स नामक देश में। और यह पड़ता कहां है? तो अफ्रीका के पूर्व साइड में यह पड़ता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। हाल फिलहाल में डायरेक्ट जो है मनोज पांडे जी चर्चे में रहे, पांडे जी। तो मनोज पांडे जी के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये सेना के प्रमुख हैं। तो ज्यादा सवाल जवाब। अगला क्वेश्चन भाई पूछा गया है कि उड़ीसा के सीएम कौन है? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, उनका नाम है नवीन पटनायक। तो ये ध्यान रखिएगा, ओडिशा के जो सीएम हैं वो कौन है? नवीन पटनायक। होमवर्क मैं दे रहा हूं कि ओडिशा के गवर्नर कौन हैं, या क्वेश्चन मार्क दे दिया हूं, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। क्लियर है? अगला भाई क्वेश्चन बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, और जानते हो बच्चे यही सब क्वेश्चन रट्टा मारते हैं, हालांकि ये सब बहुत कम आता है।
अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा सा आया है भाई, इम्फाल किसकी राजधानी है? तो मणिपुर की राजधानी क्या है? कॉमन सी बात है, इम्फाल है। अब अगला आपको मैं पीछे क्लास में पढ़ाया हूं कि अभी मुख्य रूप से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 14 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है भाई? जरदारी जी बने हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट सीधा सा देगा कि आईसीसी के द्वारा, चाहे वह टेस्ट मैच हो, 2020 हो या वनडे हो, मैं बात कर रहा हूं पुरुष के मामले में, इन तीनों पोजीशन पर भारत का रैंकिंग अभी क्या है? फर्स्ट रैंकिंग पे आ चुका है। ये अपने आप में सवाल जबरदस्त है। हाल फिलहाल में आईसीसी का हालिया रिपोर्ट आया है, बोला है 2020 हो, टेस्ट हो में और या वनडे हो, अपना भारत का पोजीशन क्या है? तो भारत का पोजीशन पहले स्थान पे है। क्लियर है? हालांकि मैं आपको एक और चीज बता दूं, अपने चैनल के कमेटी पोस्ट जो है, ठीक है, उस पर मैं ये पिक्चर डाला हूं कि पहले नंबर पे कौन है, कौन से बैट्समैन है, कौन से प्लेयर है, वो जरूर भाई देख लेना। क्लियर है? वहां से देखोगे ये पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन वहां से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान आप लोग रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भाई आया है, अभी हाल फिलहाल में देखिएगा, मुख्य रूप से फ्रेंच ग्रेट स्लैम जो होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच जो है ग्रेट स्लैम अभी आयोजित किया गया और इसमें मैं बात कर रहा हूं डबल्स। भाई फ्रेंच में क्या होते हैं? एक तो सिंगल विजेता होते हैं, एक डबल्स विजेता होते हैं, और पुरुष डबल विजेता में कौन भाई अव्वल रहा? अपने भारतीय खिलाड़ी। इसलिए ये माइंड में सेट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और भाई जो भारतीय खिलाड़ी जो डबल्स में हैं वो कौन कौन है? एक का नाम है सात्विक साईराज, सिंपल सी बात है, ज्यादा घुमाएंगे नहीं, सात्विक साईराज। और अगले का नाम है भाई चिराग शेट्टी, ठीक है। ये दोनों जो है चाइना के 2 खिलाड़ी को फ्रेंच पुरुष डबल गेम्स में हरा दिया और ये दोनों इस वर्ष क्या बन गए? फ्रेंच डबल्स के विजेता बन चुके हैं। और यही कारनामा यही दोनों किस वर्ष किया था? 2022 में भी फ्रेंच डबल्स के विजेता यही दोनों रहे थे। ठीक, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नजरअंदाज मत करना, ये पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। देखते हैं भाई अगले प्रश्न क्या बन रहा है। मन लगा के पढ़ो, बकवास पे मैं शुरू से हर दिन एक ही चीज बोलता हूं, ठीक है। बकवास चीजों पे कंटेंट देखो क्या है, क्या आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये बहुत बड़ा मायने है। और एक चीज है, क्या आपको नहीं पढ़ना है यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन भाई बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सीधा सा कई बार पूछा गया है। अभी हाल फिलहाल की यदि बात करें तो एक बीमारी फैला था भाई, कोरोना, ठीक है। कोरोना बीमारी कहां से फैला था? चाइना के वुहान प्रदेश से फैला था। फोन मत चलाओ। अब यहां पे पूछा जाता है कि WHO के द्वारा कोरोना को वैश्विक महामारी किस वर्ष घोषित किया गया? तो वैश्विक महामारी कोरोना बीमारी को 2020 में किसके द्वारा महामारी घोषित किया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है, या आप हमें जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है भाई सीधा सा, जैसे हम लोग नाटक समझते हो ना, नाटक जो खेलते थे पहले, राम भगवान बनते थे, रावण बनते थे, ये बनते थे, वो बनते थे, उसी तरह से अभी हाल फिलहाल में रामायण मंच का आयोजन कहाँ हुआ? रामायण मंच का आयोजन थाईलैंड की राजधानी क्या है भाई? बैंकॉक में। तो कई बार ये सवाल उठा करके दे देगा कि रामायण नाटक प्रदर्शन जो भी चीजें होते हैं, तो नाटक जो है 3-4 दिवसीय था। ये प्लान चला, कहाँ चला? थाईलैंड के बैंकॉक में चला। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत सरकार की यदि हम लोग बात करें तो भारत सरकार भाई, या मैं कहूं संसद 2019 में एक कानून को पास किया था, जिस कानून का नाम क्या है, CAA कानून। और भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट क्या है, एक्ट, ठीक है, नागरिकता संशोधन कानून को सरकार लागू कर दिया। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भाई ये लागू कब से हुआ है, तो आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में जितने गैर मुस्लिम रह रहे हैं, थोड़ी लंबी क्लास होगी यहां पे। अब गैर मुस्लिम कितने लोगों को दिया गया है नागरिकता भाई, तो 6 लोगों को। कौन कौन इसमें आएगा, हिंदू आएगा 1, सिख आएगा 2, ईसाई आएगा 3, बौद्ध आएगा 4, जैन आएगा 5 और क्या आएगा, पारसी। ये जो कम्युनिटी के लोग हैं ये माइनॉरिटी है, ठीक है। इन सभी को भारत की नागरिकता ऑनलाइन यदि करेंगे आवेदन, नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन 31 दिसंबर 2014 से पहले। और यह किन देश से आए हुए व्यक्ति होंगे, अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2 और बांग्लादेश, इन तीनों देश से आए हुए ये 6 समुदाय के लोगों को भारत सरकार 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आके रह चुके हैं, तो उनको जो है क्या मिल जाएगा भाई, नागरिकता दर्जा मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब भाई इसमें क्या सवाल आता है, कुछ सवाल मैं पॉलिटी का बता देता हूं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा खींचेंगे तो फिर करंट अफेयर का मजा क्या है ना। यहां पे पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या है, तो भारतीय संविधान के भाग 2 की बात करें तो नागरिकता की चर्चा, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। आर्टिकल की दोस्तों बात करें तो आर्टिकल संख्या कितना से कितना है, 5 से 11। 5 में पूरा समरी कहा गया नागरिकता कौन लेगा नहीं लेगा, लेकिन आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है 6, 7, एक साथ देख लो। 6 में क्या हुआ, पाकिस्तान से जो भारत रहने को आया, क्लियर है, पाकिस्तान टू इंडिया। दूसरे में उल्टा हो जाएगा, जिसको आजादी के बाद जो टाइम मिला था एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसको अब देखो पाकिस्तान से इंडिया आया, आर्टिकल 6, इंडिया से पाकिस्तान गया 7, ऐसे ही देखो 8, 9 नागरिकता की प्राप्ति होगी आर्टिकल 8 के जरिए, और नागरिकता की समाप्ति होगी 9 के जरिए। और 10 और 11 में क्या है कि नागरिकता कौन बनाएगा, क्या प्रक्रिया होगी, ये सभी के सभी आर्टिकल 10 और 11 में है। नागरिकता दोस्तों बनाने का अधिकार किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास। क्लियर है। एक क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय नागरिकता से संबंधित अधिकार किसके पास था, सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट बनाया, और यह एक्ट कौन सा है, 1955 का एक्ट। 1955 के एक्ट के जरिए नागरिकता से संबंधित सभी अधिकार किसको दे दिया भाई, तो पार्लियामेंट को दे दिया। अब इससे ज्यादा यदि मैं चला जाऊं तो बिल्कुल पॉलिटी में है ना, जो नहीं चाहते हैं मैं औरों की तरह जो है ना वहां पे अपना टाइम बर्बाद करूं, और आपका भी। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला जबरदस्त क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा मिशन दिव्या शास्त्र या दिव्या शस्त्र, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दिव्या अस्त्र भी है, सॉरी, ये दिव्यास्त्र ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाई टेक्नोलॉजी रिलेटेड यह एक मिसाइल है, और यह मिसाइल है गाइडेड मिसाइल। ध्यान रखना, ऐसा तकनीक भारत के अलावा कुछ देश के पास ही है। इस मिसाइल की खासियत क्या है, ये एक टाइम में सटीक कई जगह निशाना साध सकता है, और इसी कारण से इसके बारे में यह पूछा जाता है, तो यह एक मिसाइल है।
अब इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो इसे हम लोग MIRV के नाम से भी जानते हैं। हालांकि यह एक रॉकेट है MIRV, और पहली बार जो इसको दागा गया है वो कौन से मिसाइल को दागा गया है, तो अग्नि 5000। ध्यान रखना ये चीज, 5000 का मतलब हो जाता है 5000 किलोमीटर, या अग्नि 5 का मतलब होता है 5000 किलोमीटर। इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली, ध्यान रखना, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। और देखो यहां पे ध्यान से देखो, क्लियर है ना, ये देखो MIRV का फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट, मतलब इंडिपेंडेंट है यो। इसका मतलब यह हुआ कि देखो यहां पे भी क्लियर निकल रहा है, ये टारगेट है, बिल्कुल टारगेट बेस्ड है। इसको जब छोड़ा जाएगा, इस रॉकेट से छोड़ा जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब पहली बार यदि पूछा जाए कि MIRV में किस मिसाइल को लॉन्च किया गया, तो अग्नि 5 का प्रयोग किया गया। और इस अग्नि 5 का अब यहां पे यदि पूछा जाए कि इस तरह का सिस्टम भारत के अलावा किसके किसके पास था, तो इस तरह का दोस्तों यदि सिस्टम की बात करें तो USA, ध्यान रखना ये पूछा जा सकता है, ब्रिटेन, रूस, चाइना, USA, ब्रिटेन, रूस, चाइना और फ्रांस। कितने देश हो गए भाई? 5 देश के बाद ऐसा कारनामा करने वाला अपना भारत कौन सा बन गया भाई? तो 6ठा देश बन गया। उस गेट को खोल दो। इसको लॉन्च भाई कहां से किया गया? तो लॉन्च किया गया ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसे लॉन्च किया गया। क्लियर है? अब यदि पूछा जाए, अच्छा एक और खास बातें मैं बता देता हूं। कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है कि अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड। देखो एक कोडवर्ड एक तरह से है, यदि हो अग्नि फर्स्ट मिसाइल तो फर्स्ट का मतलब हुआ इसकी मारक क्षमता कितना किलोमीटर है? 1000 किलोमीटर। तो वैसे अग्नि 2 होगा तो क्या हो जाएगा, कितना? 2000, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो अग्नि 5 को इसमें लॉन्च किया गया तो इसकी मारक क्षमता कितनी हो जाएगी? चाइना वगैरह सब आ जाएगा अपने आसपास। क्लियर है? अब आगे देखते हैं भाई क्या है। अगला क्वेश्चन भाई आपके पास है, अभी हाल फिलहाल में आया है अपना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। पूरे एशिया का, पूरे प्रशांत महासागर और एशिया, ध्यान रखना, एशिया का सबसे टॉप क्लास का यदि हम बात करें एयरपोर्ट माना गया, चाहे स्वच्छता के मामले में, चाहे सवारी के मामले में, तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? दिल्ली में IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है भाई, कुछ फैक्चुअल डेटा है कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब से कब था? तो भाई 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 2019 से 2024। इसमें कुछ पॉइंट्स यदि देखें, लो इसमें यदि हम पॉइंट्स की यदि बात करें तो इसमें पॉइंट्स क्या क्या आ सकता है? एक तो मैं अभी तुम्हें बताया हूं कुछ महत्वपूर्ण चीजें। एक कानून पास हुआ भाई 2019 में, CAA कानून। दूसरे की दोस्तों बात करें तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून इसी में पास हुआ, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून भी कब पास हुआ था? तो 2019 में ही हुआ था। उसके बाद CEC, ध्यान रखिएगा, एक नियुक्ति हुई है, CEC नियुक्ति कानून भी कब हुआ है? तो CEC ये पूछा गया है आपके SSC GD के एग्जाम में, ये पूछा गया है कि भारत सरकार के द्वारा CEC नियुक्ति कानून किस वर्ष लाया गया? तो 2023 में। उसके बाद देखिएगा जो आज के डेट में जो डिजिटल डेटा संरक्षण है, आजकल डेटा देखिएगा संरक्षित नहीं होते हैं,
ठीक है। तो डेटा जो संरक्षण करने का, क्योंकि मिसयूज ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए भी कानून लाया गया है। और यह भी कब लाया गया? तो 2023 में। ये कुछ फैक्ट डेटा है। सीए कानून कब आया, सीईसी कानून कब आया, डिजिटल डेटा संरक्षण कानून कब आया, तो ये माइंड में सेट कर लो। और एक और चीज हाल फिलहाल में आपको बताए थे, नारी बंधन योजना कब लाया गया, तो यह भी भारत सरकार के द्वारा। तो यही सब कुछ मुद्दे हैं और इसी मुद्दे को लेकर भारत सरकार अभी हाल फिलहाल में क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है और मैं बता देता हूं आपको, यह क्वेश्चन मिस मत करना। यदि मिस कर गए तो आपका 1 नंबर गया। भारत के बारे में रिपोर्ट आया है और यह सिपरी नामक संस्था ने ये रिपोर्ट दिया है कि भारत दुनिया का, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाला देश बन गया। भारत हथियार को क्या कर रहा है? मंगा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट करने वाला दुनिया का पहले नंबर पे है। तो पहले नंबर पे अपना कौन हो गया भाई? पहले नंबर पे अपना हो गया भारत। दूसरे नंबर, पहले नंबर पे भारत, दूसरे नंबर की यदि बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन है भाई? सऊदी अरब। तीसरे नंबर की दोस्तों यदि बात करें तो तीसरे नंबर पे कतर है। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे यूक्रेन है। और 5वें नंबर पे अपना पड़ोसी देश है भाई, पाकिस्तान। क्लियर है? तो भारत सबसे ज्यादा आयातित करने वाला, हथियार आयातित इंपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। भारत, सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान। पाकिस्तान 5वें पोजीशन पे। यदि आपके एग्जाम में पूछे कि भारत भाई सबसे ज्यादा की यदि बात करें तो कहां से हथियार मंगाता है, तो अपना जो भारत है, जो अपना दोस्त वाला बढ़िया जो दोस्त कंट्री है, दोस्ती वाली कंट्री जो है, रसिया है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा वेपन्स, हथियार कहां से मंगाता है? तो चाइना से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिस किए तो गया भाई, मामला खत्म हो जाएगा। अगला देखो, हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया है, ऐसे देता है क्वेश्चन कि भाई हाल फिलहाल में जो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो कहाँ का दौरा किए। तो वो मुख्य रूप से यदि हम लोग बात करें, एक देश मॉरिशस का दौरा किए। मॉरिशस काफी चर्चा का सब्जेक्ट रहा है अभी, इसलिए यहां से सवाल मिस मत करना। अब यहां से पूछा जाएगा तो मॉरिशस के बारे में पहले भी बता चुका हूं, प्रधानमंत्री गए थे, बहुत सारे प्लान योजना चल रहा है, यूपीआई कार्ड भी यहां शुरू हो गया है। लेकिन मॉरिशस के बारे में यह पूछा जाता है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री तो पहले बता चुका हूं, प्रविंद जगन्नाथ है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि भाई मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है, या द्रौपदी के समान जो समकक्ष जो है वो कौन है, तो उनका नाम है पृथ्वीराज सिंह रूपन। पृथ्वीराज सिंह रूपन। और ये मैं एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, मॉरिशस में, जो मॉरिशस में प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वहां के अधिकांश जनता किस देश के प्रॉपर रहने वाले हैं? तो भारत के रहने वाले हैं। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। मॉरिशस को कभी मिस मत करना भाई, मैं पहले बता दिया हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, सीधा दिया है, हालांकि मैं बता देता हूं, अभी हाल फिलहाल में 96 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। और कहां दिया गया ऑस्कर पुरस्कार? लॉस एंजल्स, अमेरिका में, ठीक है। अब पूरा डीप ना बताऊं, ये भी कम्युनिटी पोस्ट पे मैं यूट्यूब पे डाल दिया हूं कि भाई किसको किसको मिला, पहले नंबर पे कौन है, नहीं है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल यहां मैं बताया हूं 2024 में 96 नंबर का ये ऑस्कर अवार्ड दिया गया, तो वहां से आप कंटेंट देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई सीधा सा पूछा गया है कि हाल फिलहाल में यदि देखा जाए तो हरियाणा के पूर्व सीएम हट चुके हैं भाई, मनोहर लाल खट्टर। अब जो बने हैं नायब सिंह बने हैं सैनी। ध्यान रखिएगा, यदि पूछ दिया जाए कि हरियाणा के अभी नए सीएम कौन बने, तो नायब सिंह सैनी। और यह ओबीसी कैंडिडेट,
क्लियर है? तो यहां पे यदि देखिएगा, यहां गवर्नर आप लोग बताइएगा, गवर्नर हालांकि बंडारू जी है, लेकिन बंडारू जी किस राज्य से हैं ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला आया है, रैंडमली क्वेश्चन ये सब है। कर्नाटक और हरियाणा में यदि देखा जाए तो जल प्रदूषण सबसे ज्यादा है। एक क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूं। हॉल ऑफ की बात करूं तो कर्नाटक और हरियाणा जल प्रदूषित दोनों जगह सबसे ज्यादा है। क्लियर है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अभी हाल फिलहाल में देखिएगा, दो जो है पोत समझे, पनडुब्बी, दो पोत को फिर से नौसेना में शामिल किया गया और इस पोत का नाम है INS एग्रे और दूसरा नाम है INS अक्षय। ये पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में कि दो जो पोत है वो कौन कौन से हैं, तो एग्रे हैं, अक्षय हैं, और इसको कहां पे शामिल किया गया भाई, तो कोलकाता में। हो सकता है याद है इस पोत का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया, तो प्राइवेट कंपनी है, गार्डनर रिच शिपयार्ड है। सिंपल सी बात है, गार्डनर रिच शिपयार्ड के द्वारा। अब अगला सवाल है, केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष भाई नियुक्त किया गया। किसे किया गया भाई, तो राहुल जी को चुना गया। राहुल सिंह को CBSE का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। और इससे पहले जो मुख्य रूप से थे उनका नाम मुख्य रूप से देखा जाए तो छिब्बर, बड़ा अच्छा नाम है, निधि छिब्बर। तो यदि पूछा जाए राहुल जी से पहले CBSE के अध्यक्ष कौन थे, तो निधि छिब्बर थे। इसको सलाहकार बनाया गया है किस क्षेत्र का, तो नीति आयोग का सलाहकार छिब्बर जी को बनाया गया और नए अध्यक्ष CBSE के बन गए राहुल सिंह। क्लियर है? अभी हाल फिलहाल देखिएगा, चाइना बड़ा ही फड़फड़ा रहा है, ये चीज देखिएगा। नॉर्मल यदि देखिएगा, चाइना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और बेचारा भूटान को सताते रहता है। तो भूटान का ये पूछा जा सकता है कि भूटान के PM कौन है, ध्यान रखिएगा। तो भूटान के जो PM है उनका नाम है सेरिंग तोगबे, सेरिंग तोंगबे। ये बेचारे अभी हाल फिलहाल में भारत का दौरा किए। क्यों? चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये मदद मांगने आया है। तो ऐसे कंडीशन में भूटान के PM जरूर आप लोग याद रखिएगा। अब लंबे चौड़े यहां बताएंगे तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं बता दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आया EVM मशीन से। सबसे पहला तो यही सवाल है, EVM का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM मशीन का यूज पहली बार पूछा जाए भारत में किस वर्ष हुआ, तो EVM मशीन का पहली बार जो यूज हुआ है वह 1982 में हुआ है। और यह कहाँ हुआ था, तो केरल के एर्नाकुलम जिले में। EVM मशीन का भारत में पहली बार प्रयोग 1982। राज्य पूछेगा तो केरल है और जिला पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एर्नाकुलम। लेकिन यहां पे यदि पूछा जाए कि इसी EVM मशीन में 2013 में, ध्यान रखिएगा, एक और लाया गया वीवीपैट। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है बताइएगा आप लोग, मैं ना बताऊं, ठीक है। वीवीपैट जैसे वोटिंग किए, वोटिंग करने के बाद एक पर्ची निकल आता है और मालूम चलता है हाँ भाई मैंने फलाना को वोट दिया, सत्य है या असत्य है। तो इस कारण से इसमें वीवीपैट को कब शामिल किया गया, तो मुख्य रूप से वीवीपैट को शामिल किया 2013 में। और सुप्रीम कोर्ट के आधार पर 2013 में ही किसको डाला गया, एक नया कीवर्ड डाला गया जिसका नाम है नोटा।
ठीक है, नोटा मतलब इसलिए डाला गया, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था इलेक्शन कमीशन का कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो किसी को ना पसंद करते हो, तो उससे एक आइडिया मिल जाएंगे, है ना, कि निर्वाचित जो इलेक्टेड मेंबर हैं अच्छे हैं या बुरे हैं। अगला क्वेश्चन भाई अभी पूछा जाएगा हाल फिलहाल में, वोकल फॉर लोकल, ध्यान रखना क्वेश्चन, वोकल फॉर लोकल पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वोकल फॉर लोकल जो है अभी हाल फिलहाल में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा। जो छोटे छोटे ग्रामीण जो उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के द्वारा यह प्लान शुरू किया गया। क्लियर है? अच्छा, आपसे यदि पूछ दिया जाए कि नीति आयोग के सीईओ कौन हैं, तो हमें जरूर आप लोग बताइएगा कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, क्योंकि देखो भाई क्वेश्चन जब होगा तो मेरी आदत तो मैं पहले बताया, पूछने की आदत है। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या आता है देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहली बार जो बोलती फिल्म है वो कौन सी है? तो भारत में जो पहली बार बोलती फिल्म है मुख्य रूप से उसका नाम है आलम आरा, और उसको प्रचलित कब किया गया? 1931 में, और पूर्ण रूप से यह हिंदी भाषी फिल्म थी। ध्यान रखना, हिंदी आधारित मूवी थी, और इसको सबसे पहले मूवी इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? बंबई को। बंबई में तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में, शायद 1 घंटा 40 मिनट के आसपास का ये था, क्लिप था, मूवी था। अगला भाई यदि देखा जाए, मैं पहले भी आप लोग को बताया हूं, एक देश एक चुनाव का प्रावधान चल रहा है। तो एक देश एक चुनाव का जो प्रावधान चल रहा है उसके लिए किसके अंतर्गत कमेटी का गठन किया गया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अंतर्गत, ठीक है, गठन किया गया। और इन्होंने भाई भारत सरकार को अपना रिपोर्ट दे दिया। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये समझो, कि जो चुनाव होगा एक ही वर्ष में होगा, लेकिन 2 चरणों में होगा। एक सेक्शन में होगा लोअर हाउस का और राज्य के विधानसभा का। क्लियर है? और 100 दिन के अंदर, इसके चुनाव के 100 दिन के अंदर, जो गांव में होते हैं प्रधान का चुनाव, नगरीय चुनाव, वो 100 दिन के अंदर। तो 2 चरणों में चुनाव के प्रावधान दिए हैं, एक में बड़े स्तर पे लोकसभा, ठीक है, और विधानसभा। दूसरे की यदि हम लोग बात करें तो ये हो गया क्या बोलते हैं, गांव का हो गया, नगर का, प्रधान का, सरपंच का, जिला चेयरमैन का, इन सबों के चुनाव की। तो आने वाले समय में 2 टाइम में चुनाव होंगे, और ये अच्छा होगा, पैसे की बचत, हर चीज की बचत होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसी में देखो, इसी में चुनाव को लेकर इसमें कुछ आर्टिकल्स चर्चा किया गया है, जैसे 83 आर्टिकल्स कहता है जो पार्लियामेंट की जो अवधि है 5 साल, 5 वर्ष जो है उसमें संशोधन किया जाएगा। और इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में जो अवधि है वो आर्टिकल 173 में है, उसमें भी क्या किया जाएगा? उसमें भी बदलाव किया जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों देखें तो एक आर्टिकल मैं आपको दे रहा हूं, आर्टिकल 325 में क्या है? क्लियर है? 83 संसद की टाइम में संशोधन किया जाएगा जो टाइम है। दूसरा 173 राज्य के विधानसभा में बदलाव किया जाएगा। 325 आप लोग हमें जरूर बताइएगा कि 325 मुख्य रूप से यदि बात करें तो 325 आर्टिकल में क्या है, यह कमेंट करके हमें बताइएगा। क्लियर है? अगला वही क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2 बहुत दिनों से खाली पद था, 2 नया चुनाव आयुक्त बनाया गया, 2 नए चुनाव आयुक्त। तो पूछा जाएगा कि 2 ये जो नए चुनाव आयुक्त, 2 सीट खाली था क्योंकि इलेक्शन है भाई। अब यहाँ 2 नए चुनाव आयुक्त जो बने हैं उनका नाम क्या है? एक का नाम तो भाई है ज्ञानेश कुमार, और दूसरे की नाम यदि बात करें सुखवीर सिंह। ध्यान रखिएगा, सुखवीर सिंह संधू। तो 2 नए जो चुनाव आयुक्त बने हैं, एक ज्ञानेश कुमार जी बने हैं, दूसरा कौन बने हैं? सुखवीर सिंह संधू। अब आखिरी सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों यूएन की रिपोर्ट आई है,
और यूएन रिपोर्ट बड़ा अच्छा सुखदाई है भारत के लिए। भारत में बताया है कि 2021 में रिपोर्ट में बताया था भारत का जो औसत जीवन है, मतलब एक बंदा कितने दिनों तक बच सकता है, एक एवरेज, तो वो बताए थे भाई कि 62.7 वर्ष, अप्रॉक्स ले लो 63 वर्ष, मतलब एक बंदा स्वस्थ है, एक एवरेज 63। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2023 का नहीं, थोड़ा लेट चल रहा है वो सब भी, 2022 का रिपोर्ट आया है और 2022 के रिपोर्ट में बोल दिया कि अब जो है हमारा बारिश औसत रेट कितना है, तो 5 साल इंक्रीज हो गया। लेकिन भाई एनवायरमेंट स्वच्छ रहेगा तभी ना, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन है, ये सब डेटा बिल्कुल डायरेक्ट पूछेगा। दूसरा भाई अभी जो है मुख्य रूप से HDI जारी किया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब यहां से ये पूछा जाता है कि जो HDI जारी करता है वो कौन करता है, तो UN करता है, ध्यान रखिएगा। और HDI जो जारी होता है उसका बेस कितना होता है, 3 होता है। एक होता है हमारा स्वास्थ्य, या एक हो गया हमारा स्वास्थ्य, दूसरा हमारा हो गया शिक्षा, और तीसरा हमारा हो गया जीवन स्तर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि HDI किस आधार पे फिक्स होता है, तो स्वास्थ्य के आधार पे, शिक्षा के आधार पे और जीवन स्तर के आधार पे। इसी में आगे क्या बोला है कि मुख्य रूप से जो HDI में भारत की स्थिति, HDI की अब बात कर रहे हैं, 2021 में भारत की स्थिति कितने पोजीशन पे था, 135। लेकिन हाल फिलहाल का जो रिपोर्ट आया है, अब भारत की स्थिति और अच्छी हुई है। HDI में वो कितने पोजीशन पे आ गया भाई, 134 पे आ गया। कुछ और प्रश्न है भाई, चलने दो, बहुत कम ऐसा समय मिलता है जब इतने क्वेश्चन। अब यहां से ये पूछा गया, अभी हाल फिलहाल में आया है लैंगिक असमानता, महिला और पुरुष में, है ना, लैंगिक असमानता को लेकर आया है 2021 की रिपोर्ट, सब UN जारी किया है। ये बोला है 191 देश के लिस्ट में भारत का पोजीशन कितने नंबर का था भाई, तो 122 नंबर का था। कब, 2021 में। लेकिन UN रिपोर्ट दिया 2022 का, और कितने देश पे भाई हुआ, 193 देश की सूची में भारत का पोजीशन और भी सुधर गया। तो हम लोग कहीं ना कहीं जो भेदभाव है ना वो खत्म करते जा रहे हैं। तो 108वें नंबर पे ये आ गया। क्लियर है। और आज का आखिरी सवाल, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, अभी तक पूछा जाए सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाला टीम कौन है, तो अभी तक सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाला जो टीम है वो कौन है, मुंबई है। 2024 में रणजी ट्रॉफी मुंबई जीता, और अब तक मुंबई कितना जीत चुका है, 42। अब मुख्य रूप से देखा जाए मुंबई ने किस टीम को हराया भाई, तो विदर्भ को हराया। क्लियर है। और एक मैं लास्ट में सलाह देना चाहता हूं, हम कोई बकवास नहीं किए, जो रियल कंटेंट है वो दिए, तो सोचिए इतना समय लग रहा है, आप इस चीज को देखिए। और बकवास करने वाले इतना सा पढ़ाएंगे, 2 घंटे चोचलेबाजी करेंगे, तो उनसे भाई बच के रहा। नहीं बचोगे तो 110% ऐसे मछड़ा मारते रहोगे, 6 साल 7 साल 10 साल। ठीक है, इसलिए जो चीजें मिल रहा है ना क्रीम, उसे पढ़ो। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।